हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग कैनोलॉजी 00 में। ठीक है, आज हम देखेंगे नर्सिंग केयर प्लान के बारे में। तो उससे पहले मैं अपना बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम महेंद्र है। और आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और फॉलो ज़रूर करें। इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल दोनों पर सेम ही आईडी है। और इसमें जो आपको जानकारी चाहिए वो आप बता सकते हो, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और आज हम जानेंगे नर्सिंग केयर प्लान के बारे में। नर्सिंग केयर प्लान क्या होता है और ये कब यूज़ होता है। जैसे कि हम प्रैक्टिकल देते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में, अलग अलग तीनों सालों में दिए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो नर्सिंग के अंदर सभी ईयर्स में केयर प्लान की ज़रूरत होती है। देखिए, अब हम देखते हैं केयर प्लान का पैटर्न। ये मेरी आईडी है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और इंस्टाग्राम और पर इस चैनल को ज़रूर देखें और सब्सक्राइबर्स प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हम देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान के बारे में। तो ये देखिए नर्सिंग केयर प्लान का फर्स्ट पैटर्न। ये लमसम 15 या 20 पेजों में नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। ठीक है, और नर्सिंग केयर प्लान पहले हमें मेन हेडिंग फर्स्ट वाला पेज होता है या आउटर पेज होता है, उस पर ऊपर क्या लिखा हुआ होता है। जैसे कि कॉलेज का नाम, तो मैंने टाइटल पे लिखा है कॉलेज का नाम। जैसे कि मैंने कॉलेज की अपनी कॉलेज है तो कॉलेज का नाम लिख दिया। स्कूल है तो स्कूल मतलब को नर्सिंग कॉलेज भी होती है और स्कूल भी होती है। ठीक है, तो मैंने स्कूल का नाम लिखा है और लोकेशन वगैरह लिखी जाएगी इस पर। जैसे कि ये हो गया दरियाव नर्सिंग कॉलेज। स्कूल या फिर कॉलेज दोनों लिख सकते हो, गोगलाव है और नागौर। ठीक है, ऐसे। और टाइटल पे है किस चीज़ के बारे में बना रहे हो आप, तो नर्सिंग केयर प्लान। ठीक है, ऑन किस पे, हाइपर थर्मिया पे, बुखार पे, या बुखार या पायरेक्सिया बोल सकते हो, हाइपोथर्मिया पे ये बनाया हुआ है। ठीक है, और इस पे आउटर पेज पे एक और चीज़ लिखी जाती है, देखो सबमिटेड बाई, जो व्यक्ति सबमिटेड बाई जिसे सबमिटेड किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आपके कोई टीचर वगैरह अदरवाइज में जो भी है उनको सबमिट किया जाएगा, उनका नाम लिखा जाएगा। और इधर लिखा जाएगा जो सबमिट कर रहा है स्टूडेंट। ठीक है, और सबमिटेड डेट मतलब जिस दिन सबमिट किया जाएगा उस दिन का। और यहाँ पर लिखी जाएगी एक छोटे कॉलम में क्लास, मतलब कि कौन सा ईयर चल रहा है या फिर किस चीज़ कौन सी ईयर्स में हो और आप नर्सिंग केयर प्लान दे रहे हो, सबमिटेड करवा रहे हो। ठीक है, फर्स्ट पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। ये आप पूरे की पिक वगैरह सही से देख सकते हो, इसमें दिख रहा होगा आपको क्लियरली। और अब देखते हैं आप सेकेंड पैटर्न। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें लिखा जाता है पेशेंट का डाटा कलेक्ट किया जाता है कि पेशेंट किस बीमारी को लेके आया था और पेशेंट के बारे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पेशेंट का इंट्रोडक्शन है। तो पेशेंट का पहले इसमें नेम, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, लैंग्वेज, एड्रेस, एंड जहाँ पर पेशेंट कौन से हॉस्पिटल में है। ठीक है, उसे एडमिशन किया गया है तो एडमिशन डेट, डिस्चार्ज डेट और कौन से वार्ड में है एडमिट वो। और आप देख सकते हो डायग्नोसिस के अंदर क्या लिखा जाएगा कि पेशेंट कौन सी कंप्लेंट लेके आया था या फिर क्या चीज़ उसको कौन सी दिक्कत है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, ये पेशेंट का नॉर्मल इंट्रोडक्शन, ये सेकंड पेज है जिसके ऊपर आप नॉर्मल इंट्रोडक्शन या डाटा देख सकते हो। डाटा कलेक्टिंग बोलते हैं इसे या फिर इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हो। ठीक है, मतलब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन वो इस पे लिखी जाती है, जैसे कि उनके पर्सनल सब इंफॉर्मेशन के बारे में लिखा जाता है। और हम देखते हैं अब थर्ड पेज। थर्ड पेज में पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्टिंग की जाती है, मतलब कि पेशेंट की कोई पास्ट हिस्ट्री या फिर प्रेजेंट हिस्ट्री या फिर पेशेंट चीफ कंप्लेंट क्या लेके आया था। जैसे कि इसमें मैंने पायरेक्सिया पर बनाया तो उसको क्या होगा, हाइपर फीवर या उसकी बॉडी फुल पेन वो होगी, फुल बहुत ज़्यादा फीवर होगा उसे, बॉडी पेन होगा
ठीक है। चीफ कंप्लेंट में आप लिख सकते हो। और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, उसके कोई मेडिसिन वगैरह चल रही थी या फिर अदरवाइज़ में मेडिकल की रिलेटेड कोई हिस्ट्री है पहले की, या फिर कोई डिजीज़ हुआ था उसकी वजह से, या अदरवाइज़ कोई चीज़ की वजह से, तो पास्ट हिस्ट्री लिखी जाती है। और प्रेजेंट की हिस्ट्री भी लिखी जाती है। जो प्रेजेंट हिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें आती है जो प्रेजेंट टाइम में होने वाली है, जो ट्रीटमेंट उसे दिया जाएगा उसके बारे में। और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, तो फीवर्स नॉर्मल है तो आपके नोट है, पर सर्जिकल हिस्ट्री कोई होती नहीं है इसके अंदर। और सर्जिकल हिस्ट्री किसी में होती है तो उसमें लिखा जाएगा, डिनोट किया जाएगा। और प्रेजेंट और पास्ट दोनों हिस्ट्री है ही नहीं, तो हमारे पास दोनों हिस्ट्री नहीं लिखी जाएगी। तो आप देख सकते हो इसे। पेशेंट हिस्ट्री कलेक्टिंग है, फिर है प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। जिन पेशेंट की होती है उनकी आप लिख सकते हो। और इसमें एक कंपोजिशन है जो चीफ कंप्लेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो चीफ कंप्लेंट पेशेंट लेके आता है उसके बारे में लिखा जाता है। ये 3rd पेज हो गया आपके। अब फैमिली हिस्ट्री, जो फैमिली मेंबर के बारे में लिखा जाता है। कितने फैमिली मेंबर है, कितने चिल्ड्रंस हैं, अदरवाइज में उसके फैमिली का हेड वगैरह या फिर कौन है। तो मैं बताता हूँ फैमिली हिस्ट्री में क्या लिखा जाता है। फैमिली का हेड कौन है, पेशेंट खुद, ठीक है। और इसमें लिखा जाता है फैमिली स्टेटस, फैमिली किस मिडिल क्लास की है या हाई क्लास की है, एकदम पुअर है, ठीक है, वो लिखा जाता है। और फैमिली नंबर ऑफ चाइल्ड्स, मतलब कितने उनके बच्चे हैं, चिल्ड्रंस के बारे में डिनोट किया जाता है, ठीक है। 2 बच्चे हो गए। ये होगी फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री की पूरी चार्ट बनाई जाती है जिसमें SN नंबर होते हैं डिनोट। और इसमें फैमिली मेम्बर्स के बारे में लिखा जाता है। और फैमिली के रिलेशन 2nd नंबर कॉलम में लिखा जाएगा। फैमिली के पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। फिर है ना कितनी एज है, एज और सेक्स लिखा जाएगा, मतलब कि कौन सी मेल फीमेल है, एज में मेल फीमेल, और एज कितने ईयर्स के बच्चे हैं, और मेल कितने साल का है, फीमेल कितने साल का है, पेशेंट कितने साल का है, या ऑक्यूपेशन मतलब वो क्या कार्य करते हैं, ठीक है। उसमें जैसे कि मैंने राम का लिखा है, राम शर्मा का लिखा है, तो ये सेल्फ है, खुद है इसमें पेशेंट में, रिलेशन हो गया खुद का। और ईयर्स है 35 ईयर्स। और वर्क क्या कहता है, शॉपकीपर है। और इसमें एजुकेशन स्टेटस लिखा जाएगा, कितने ईयर, कितने साल, मतलब कि कौन सी क्लास तक पढ़ा हुआ है। तो देखिए आप 12th क्लास तक पढ़ा हुआ है, ठीक है। पास आउट मतलब राम शर्मा है जो कितने एजुकेटेड है, 12th क्लास तक, ठीक है। और अनहेल्दी पर्सन है। और बाकी चिल्ड्रंस का स्टेटस हेल्दी है, ठीक है। और बाकी सबका भी कौन सी क्लास वगैरह में पढ़ रहे हैं या फिर कितना एजुकेशन लेवल है, वो सब के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री होगी। और ये बना दी हमने फैमिली हिस्ट्री की चार्ट। और आगे देखते हैं हम, 3rd मिनट हो गया। और बाद में देख लीजिए आप फैमिली ट्री। ये फैमिली ट्री के अंदर इस प्रकार से कुछ फैमिली ट्री बनती है। फैमिली ट्री के अंदर क्या आता है, पहले तो पेशेंट और पेशेंट की वाइफ एंड चिल्ड्रंस के बारे में डिनोट किया जाता है। फैमिली ट्री के अंदर फैमिली की मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो मेल को डिनोट करते हैं नॉर्मल आयताकार बॉक्स से, फीमेल को होते हैं राउंडिंग बॉक्स से। पेशेंट होता है उसके अंदर मार्किंग की जाती है। और डेथ पेशेंट है तो उसके ऊपर एक राउंडेड लाइन बनाई जाती है कि ये पेशेंट है ही नहीं। ये हो गया आपके फैमिली ट्री। और बाद में इसमें किया जाता है पेशेंट का वाइटल साइन डिनोट। वाइटल साइन आप जानते हो, नॉर्मल आपने चेक किए होंगे, टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। इसमें इसकी भी वाइटल साइन की भी एक चार्ट बनती है। पेशेंट वॉल्यूम, तो पेशेंट के कौन सी आ रही है या फिर पेशेंट किस प्रकार का है, कौन कौन सी बीमारियां हैं पेशेंट को, तो इससे
इससे पता चल जाता है। ठीक है, तो पेशेंट की नॉर्मल वॉल्यूम लिखेंगे हम। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, और आप नॉर्मल वैल्यू बताता हूँ आपको, 180 mmOf/Hg। ब्लड प्रेशर होता है हमारा, या आप बीपी बोल सकते हो नॉर्मल। हार्ट रेट, मतलब हार्ट रेट या पल्स सेम चीज़ है, जो 72 बीट पर मिनट होती है, तो ये भी होगी हमारे नॉर्मल। और आप देख सकते हो ये रेस्पिरेटरी रेट 16 से 24 नॉर्मल मानी जाती है ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, जो पेशेंट की नॉर्मल या अब नॉर्मल जो भी आती है वो लिखी जाती है। ये होगी वाइटल साइन की चार्ट, और ये हो गया आपके फैमिली ट्री। अब देखते हैं हम फिजिकल एग्जामिनेशन। आप सभी ने सुना होगा फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टेल, मतलब एडी से लेकर चोटी तक पूरी चीज़ों की जांच की जाती है। उससे बोलते हैं एग्जामिनेशन में जनरल अपैरेटस आता है। ठीक है, मतलब जनरल नॉर्मल पेशेंट दिखने में कैसा है, या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़, जैसे कि आप देख सकते हो जैसे पेशेंट हेल्दी है या अनहेल्दी दिख रहा है, एक्टिविटी में कैसा है, मतलब चलने फिरने में सक्षम है या नहीं है, बॉडी कैसी दिख रही है उसी, ओबिसिटी है या फिर नॉर्मल दिख रहा है, वो मेंटल स्टेटस चेक किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है इसका जनरल अपैरेटस के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन का मेंटल स्टेटस, कॉन्शियस लेवल में कैसा है पेशेंट, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, ये आपने 3 चीज़ें देखी होगी कॉन्शियस लेवल में। लुकिंग में कैसा है पेशेंट, वर्डी है, डिप्रेसिव है, या फिर आप नॉर्मल पेशेंट हो सकता है। पॉजिटरीज, ठीक है, आप देख सकते हो बाद में हाइट वेट भी डिनोट की जाती है, स्किन कंडीशंस, कलर कैसा है। ठीक है, ये टेम्परेचर वगैरह भी इसमें इंक्लूड है, ये सभी चीज़ें इसमें आ जाएगी फिजिकल एग्जामिनेशन में। ये देख लीजिए आप, ये 5 पॉइंट हो गए, लमसम 17 से 18 पॉइंट्स होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के। हेड टू टेल, हेड और फेस का हो गया, स्कल कैसी है, फेशियल नॉर्मल फेस कैसा है, उसके बारे में। आई है, आई के देख लीजिए आपके आई ब्रो, कंजक्टिवा और स्क्लेरा लेयर्स के बारे में देखा जाता है। इसमें सभी चीज़ें हमारे इसमें है नहीं, नॉर्मल लिखी जाए, नॉर्मल है तो नॉर्मल लिखी जाएगी, और अब नॉर्मल होगी तो अब नॉर्मल लिखी जाएगी। आई चेंजिंग, तो प्यूपिल डायलेशन और विज़न कि पेशेंट को पूरा दिख रहा है या अच्छे से दिख रहा है, या फिर अदरवाइज में कुछ प्रॉब्लम है, प्यूपिल डायलेशन अच्छे से हो रहा है, वो देखा जाता है। ईयर में हेयरिंग देखी जाती है, इंटरनल ईयर, या फिर सुनने में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है तो हेयरिंग होगी सुनने की। और एक्सटर्नल ईयर उसका कैसा है, शेप वगैरह भी चेक किया जाता है। नोज़ है, नोज़ के बारे में देखा, नोस्ट्रिल्स कैसी है, और एक्सटर्नल नोज़ कैसा दिखाई देता है माउथ के अंदर, और माउथ और फेरिंग्स 11 नंबर हेडिंग है। लिप की नॉर्मल साइज़ कैसी है, आउटर माउथ कैसा है, उसके बारे में देखा जाता है। एक बार आपको वापस दिखा देते हैं जिससे आपको पता चल सके फिजिकल एग्जामिनेशन कैसा होता है। माउथ के अंदर टीथ है, गम, मसूड़े, टंग, जीभ को भी देखा जाता है, और नॉर्मल फेरिंग्स को भी चेक किया जाता है, नॉर्मल है, अब नॉर्मल है। नेक रीजन में टॉन्सिल्स वगैरह भी, लिम्फ नोड को भी देखा जाता है, थोरेसिक थायराइड ग्लैंड को देखा जाता है। चेस्ट है, चेस्ट कैविटी में थोरेसिक कैविटी को चेक किया जाता है। ब्रीथिंग साउंड हो गया, उसको चेक किया जाता है। अब्डोमिनल को चेक किया जाता है। अब्डोमिनल को चेक करने के लिए 4 प्रकार की विधियों को अपनाया जाता है। अस्कल्टेशन, ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन और परक्यूजन। इन 4 प्रकार की विधियों से हम अब्डोमिनल की देख सकते हैं, जैसे कि अब्डोमिनल किस प्रकार का है,
मतलब कि हाथ को टच करके एक बार देख के उसको प्रेस करके और स्टेट या अदरवाइज मशीन से कि उसमें कैसा साउंड आ रहा है, बबलिंग साउंड वगैरह। नेक का हो गया, चेस्ट हो गई, एब्डोमिनल हो गया। ठीक है, ये 16 नंबर पॉइंट हो गया, जिसमें बैक मतलब बैक को चेक किया जाता है कि बैक नॉर्मल है या फिर वर्टिब्रल कॉलम या फिर पीठ वगैरह कुछ झुकी हुई है या फिर अदरवाइज में कुछ मुड़ी हुई है, तो कुछ प्रॉब्लम हो तो उसमें भी चेक किया जाता है। और जेनाइटल और रेक्टल एरिया उनको भी चेक किया जाता है कि किस प्रकार से हैं। ठीक है, हमने इसके बारे में बनाया था फीवर के बारे में या हाइपरथर्मिया के बारे में। तो इसमें नॉर्मल तो वो डायग्नोसिस के लिए हो गया, तो बॉडी पेन हो गया हाइपरथर्मिया की कंडीशन को कम करने के लिए, और हेड एच होगा और आई रेडनेस। ये नॉर्मल फीवर्स के अंदर दिखने वाली ज़्यादातर बेसिक प्रॉब्लम है, तो इनका डायग्नोसिस होगा इसके अंदर। अब आप देख सकते हो लैब टेस्टिंग या लैब इंट्रोडक्शन। लैब के अंदर किस प्रकार की जांच के फीवर होगा तो किस प्रकार की जांच के लिए बोलेंगे। नॉर्मल जांच है CBC, ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, CBC के लिए बोलेंगे तो पेशेंट के बारे में सभी चीज़ों के बारे में जानकारी इसमें लिखी जाती है कि पेशेंट किस वार्ड का है या फिर इसने जांच कब कराई है, IPD OPD नंबर, अदरवाइज ब्लड सैंपलिंग लेंगे। और डॉक्टर का भी बेसिक किया जाता है कि कौन सा डॉक्टर ने ये डिस्क्राइब किया है। ठीक है, और CBC हो गया तो कंप्लीट ब्लड काउंट है। ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट में बहुत सारी चीज़ें आती है जिससे बुखार आने के रीज़न्स का पता चलता है, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो या फिर अदरवाइज़ कुछ प्रॉब्लम हो। तो ब्लड की जांच इस प्रकार से होती है, इसमें एक सारणी बनाई जाती है जिसके अंदर टेस्ट के अंदर जो CBC की है उसमें अंदर जो चीज़ें आएगी वो सब के बारे में लिखा जाता है। नॉर्मल तो हीमोग्लोबिन लेवल आता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, और WBC के जितने पार्ट्स आते हैं उनके बारे में भी लिखा जाता है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू लिखी जाती है और पेशेंट की जो वैल्यू आई है उन दोनों के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। अब देखिए ये बनाया है मैंने क्या चीज़ कि ये होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट केयर प्लान के अंदर असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवालुएशन। इन चीज़ों की वजह से पता चलता है हमने पेशेंट की कंडीशन देखी और कंडीशन के ऊपर जो हमें चीज़ें मिली उनके बारे में ट्रीट किया और पेशेंट को वापस देखा कि पेशेंट ठीक हो गया नहीं हो गया। इसमें पहले में होता है जैसे कि आप देख सकते हो असेसमेंट के अंदर हमने लिखा जाता है एक तो सब्जेक्टिव डाटा, एक ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, जो पेशेंट हमें बताता है। ठीक है, पेशेंट के द्वारा जो प्रॉब्लम बताई जाती है वो इसमें लिखी जाती है। ठीक है, उसका ट्रीट किया जाता है। और ऑब्जेक्टिव डाटा जो हम ऑब्जर्व करके लिखते हैं वो ऑब्जेक्टिव डाटा हो गया। ठीक है, डायग्नोसिस हमें किस चीज़ के बारे में डायग्नोसिस करना है, पेशेंट ने ये प्रॉब्लम बताई है उसके बारे में डायग्नोसिस करना है। ठीक है, हमने तो वैसे फीवर पे बनाया है, तो फीवर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है उसको वापस नॉर्मल वैल्यू में लेके आना है। तो पेशेंट को प्लानिंग के अंदर क्या क्या करेंगे, हम प्रॉपर मेडिसिन देंगे, वाइटल साइंस चेक करेंगे,
देखो प्रॉपर मेडिसिन देंगे, वाइटल साइन चेक करेंगे, और प्लानिंग के अंदर आप वाइटल साइन जो भी आपने लिखे हैं वाइटल साइन के बारे में वापस आप डिस्क्राइब कर सकते हो, और कंफर्ट पोजीशन देंगे जिससे पेशेंट को बॉडी पेन वगैरह अदरवाइज में कुछ प्रॉब्लम ना हो, और बेड रेस्ट के लिए बताएंगे। इम्प्लीमेंटेशन जो जो हमने प्रक्रिया प्लानिंग में बनाई थी वो प्रक्रिया वापस लागू की जाएगी इम्प्लीमेंटेशन में। मतलब इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ही लागू करना होता है। जो जो हमने प्रक्रिया की थी वो सभी लागू कर दी हमने, ठीक है। फिर हमें रिज़ल्ट क्या मिला कि पेशेंट का टेम्परेचर ज़्यादा था, इंक्रीज़ था, वो नॉर्मल हो गया, या फिर अदरवाइज में कुछ भी प्रॉब्लम या फिर पेशेंट को कोई भी दिक्कत ना हुई हो, उसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ होता है, ठीक है। अब आप देख लीजिए इसके लमसम 3 से 5 डायग्नोस एक चीज़ के बारे में, जिसके आप फीवर का बना रहे हो तो ये डायग्नोसिस चार्ट है, ये 3 से 5 बनाए जाते हैं लगभग। तो एक और पैटर्न मैंने बनाया है इसके बारे में, बॉडी पेन के बारे में, ठीक है। असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग ये सेम ही रहते हैं। उनके बारे में जो पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है उनके बारे में पेशेंट बताएगा, और हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्विंग करना है, और जो जो बताएगा उसके बारे में हमें वापस पेशेंट की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करके जो डॉक्टर ने दिया हुआ है ट्रीटमेंट उसको लागू करना है, ठीक है। अब आप देख लीजिए एक और सेकेंड मोस्ट, ये मेडिसिन नॉर्मल। अब देखिए आप मेडिसिन के बारे में लिखेंगे तो जिन जिन मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, पेशेंट जैसे पायरेक्सिया है या फिर बुखार है तो हम जैसे कि नॉर्मल देते हैं PCM टेबलेट्स हो गई, और एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, और उनके लिए अदरवाइज़ में कुछ मेडिसिन वगैरह हो तो उनको भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो। डिस्क्राइब की चार्ट पूरी बनाई जाती है। तो पहले तो लिखा जाता है मेडिसिन का नाम, और जो माध्यम है जिसके मतलब कि रूट भी लिखा जाएगा, इसमें डोज भी लिखी जाएगी, और साइड इफ़ेक्ट भी लिखा जाएगा। और इफ़ेक्ट तो नॉर्मल होता है, बुखार को कम करने के लिए पेन किलर दी जाएगी तो पेन को कम करने के लिए, और नोजिया वोमिटिंग होगी तो नोजिया वोमिटिंग को कम करने के लिए। तो आप ये देख सकते हो सारे मेडिसिन के नाम इसमें हो गया, आपके रूट किस रूट से किस माध्यम से दिया जा रहा है, और इसमें हो गया डोज, और डोज के साथ में इसमें होता है टाइम कि आप किस टाइम दे रहे हो, OD दे रहे हो, BD दे रहे हो, या अदरवाइज कुछ भी दे रहे हो। साइड इफ़ेक्ट होता है तो साइड इफ़ेक्ट के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया जाता है, और एंडिंग पर्सन में होता है ये आप देख लीजिए। ये छोटी सी कोशिश की है मैंने, मतलब कि आपको समझाने के लिए नर्सिंग केयर प्लान किस प्रकार होते हैं, तो माफ़ कर दीजिएगा, और प्लीज़ लाइक एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। अगली बार पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से बनाया जा सके। और ये नर्सिंग कैनोलॉजी है तो आपको ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल दोनों पे मिल जाएगी, नर्सिंग कैनोलॉजी 00, ठीक है, या 00 आप बोल सकते हो, ठीक है। आप हेल्थ एजुकेशन में आप क्या दोगे पेशेंट को? हेल्थ एजुकेशन मतलब कि प्रोवाइड, देखो प्रॉपरली पहले पेशेंट को रेस्ट होगा तो पेशेंट पूरा प्रॉपरली ठीक हो सकता है, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन में उसका लाइफ स्टाइल को चेंज करना, कि वो पहले किस प्रकार रहता, अनहाइजीन फूड खाता था या फिर अनहाइजीन तरीके से रहता था, तो उसके बारे में उसको प्रॉपर बताना है। और एजुकेटेड बाई अदरवाइज में एक्सरसाइज योगा वगैरह करने के लिए उसको बताना है। हाई फाइबर डाइट मतलब कि ऐसी डाइट का यूज़ करना है जिससे पेशेंट को पूर्ण तरह पोषण मिल सके और पेशेंट कमज़ोर ना हो। प्रॉपरली मेडिसिन टेक मतलब कि प्रॉपर जो डॉक्टर ने डिस्क्राइब की है उन मेडिसिन को जिस समय लेने के लिए बताया गया उस समय में मेडिसिन को लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नर्सिंग कैनोलॉजी है ये, आपको दोनों यूट्यूब और दोनों जगह मिल जाएगी, तो प्लीज़ इन्हें देखें। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे बताएं जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूँ।
ये हो गया हमारा नर्सिंग केयर प्लान कम्प्लीटेड। और आप ये देखिए जिससे आपको कुछ पता चल सके। और कोई भी PDF या फ़ोटो वगैरह चाहिए तो इसके नीचे मैं अपने नंबर डाल रहा हूँ, या नर्सिंग केयर प्लान की फ़ोटो वगैरह आप ले सकते हो मुझसे। हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरे YouTube चैनल का टाइटल, जिसे आप देख सकते हो। अभी तक सब्सक्राइबर वगैरह तो इतना नहीं है, परंतु इस पे मैं एजुकेशन देता हूँ। ये मेरे चैनल का नाम है और इसे लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये है फ्रेंड्स मेरी इंस्टाग्राम ID, दोनों चैनल्स मतलब यूट्यूब चैनल और फेसबुक इंस्टाग्राम पर दोनों जगह सेम ही ID है। और कुछ फॉलोअर्स हुए हैं, प्लीज़ हेल्प कीजिए और फॉलोअर्स बढ़ाने में। और कुछ मैं कमेंट वीडियो भी लगाता हूँ जिसकी सहायता से आपको कुछ प्रॉफिट हो सके। कुछ प्रोसीजर्स के बारे में भी है, प्लीज़ सब्सक्राइब